हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब हमारे पास बस मुश्किल से 1 महीने बचे हुए हैं, हमें प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी है। चलिए जी, आज क्या लेके आए सर? आज हम लेके आए केस स्टडी नंबर 14। हमें पता है सर, ये बड़े-बड़े अक्षर पे यहाँ पे दिखता है, हमें केस स्टडी 14 आज कंप्लीट करना है। केस स्टडी 14 आज पूरा-पूरी आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे मिलेंगी। अब तक यदि आपने केस स्टडी नंबर 1 से लेके केस स्टडी नंबर 13 नहीं देख रखा है, तो आप केस स्टडी 1 से 13 भी देख लेना। इस यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आईबीएस केस स्टडी के नाम से, वहीं से आप देख पाओगे। और एक बात और कि आप जो है रेफर भी कर सकते हो अपने जो भी आईस मित्र हैं, फ्रेंड्स को रेफर करो भाई। उनकी भी आईबीएस की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएँगी यहाँ पे। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं केस स्टडी से। पहले हम देखते हैं एमसीक्यू। केसरी है कितना बड़ा? केसरी छोटा-सा लग रहा है सर। देखो एबीसीडीएफजी है, मतलब जैसे हमने केसरी 13 किया था पारा 1 2 3 4, ऐसे ही ये केसरी लग रहा है। मे बी ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो होगी। चलिए जी, देख लेते हैं फटाफट। एमसीक्यू देखते हैं। जेबीसी प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर क्या उसको अपॉइंट करने की जरूरत है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फॉर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो सेक्शन नंबर 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किन किन को करनी है, उनसे ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो वी विल बी कमिंग टू दैट क्वेश्चन, एक मतलब देख लेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एमसीक्यू पे। द कंपनी विल ट्रीट द लॉस ऑन सेल्स ऑफ शेयर्स एज, ऐसा लॉस ऑन सेल्स ऑफ शेयर्स कैसे करके वो क्या ट्रीट किया जाएगा वो हम देख लेंगे। एक बार क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, इन द बैकग्राउंड ऑफ फैक्ट्स गिवन अबव, the amount which ABC Private Limited is entitled to take credit of input tax credit जीएसटी का क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है। तो जीएसटी एंड द लॉ का क्वेश्चन अब तक हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए? एडवाइस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड व्हाट द करेक्ट क्वेश्चंस ऑफ लॉ इन द फैक्ट्स गिवन इन द केस स्टडी। ठीक है, फैक्ट्स को हमें पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे ये देख के लग रहा है चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स एंड द रेट, तो ये कहीं तक कहीं हमारे पास टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन लग रहा है। सेक्शन नंबर 14 जीएसटी का क्वेश्चन है। ठीक है, विल बी कमिंग टू दिस। As regards question number 5 पे क्या पूछा गया? As regards of tan and the tan with maroon arranged by J, which of the following is the most appropriate descriptions of engagement quality control reviewer in accordance with the professional standards? ठीक है, मतलब EQCR कौन बंदा हो पाएगा, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, उनके लिए ये उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया। विल बी कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। ये SQC 1 से क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, ऑडिट का क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे इन्होंने पूछा कि आपको बताना है, अच्छा हम लोग एंटरप्राइजेस से कुछ इनकी ट्रांजेक्शन हो रखी है, तो पेमेंट्स जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने किया है हम लोग एंटरप्राइजेस को, वो पेमेंट पे क्या टैक्स लगेगी, इनकम टैक्स लॉ पे एंड जीएसटी पे क्या टैक्स लगने वाली है, वो आपको डिस्क्रिप्शन करके यहाँ पे बताना है। ठीक है सर, ये हम देख लेंगे। देयर फील्स इज नॉट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर साई टू सीक फंड for election in such a manner with reference to the foreign contributions regulations acts when who are prohibited from टेकिंग एनी कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम फॉरेन सोर्स। तो एफसीआरए का क्वेश्चन आ गया। देखो सेल्फ प्लेस मॉड्यूल से भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो अब तक हमने जितने भी केस स्टडी किए हैं, हमें समझ में ये आ रहा है कि भाई लॉ जीएसटी एंड टैक्सेशन इज द मोस्ट फेवरेट फॉर द आईसीएआई। इस पे से ये क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम करती है। एफआर से बहुत ही कम ही एफआर से क्वेश्चन आए, एनएसएफएम से तो काफी मतलब मुश्किल से ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही हमें देखने को मिला है। चलिए कोई नहीं, आते हैं आगे। In the background of question number 8 पे इन्होंने बोला, in the background of Maron's discussions with Tan and the Tan, answer the following. Okay, इन्होंने बोला है, can the financial statement of audit report signed by the Maron be reviewed by some other chartered accountants for quality control? अच्छा, इन्होंने मेरून ने जो है ऑडिट करके दे दिया, उस ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू क्या कोई और बंदा भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके लिए इन्होंने बोला है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन किसने किया? साइन किया मेरून ने। तो ये क्या क्या चाह रहे हैं कि इसकी रिव्यू क्या कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अलाउड है या नहीं अलाउड है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया। भैया अलाउड है, कोई इशू नहीं। EQC रिव्यू उसी को कहते हैं मैनेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। SQC 1 का क्वेश्चन है, ऑडिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे क्या क्या इश्यू जो है एड्रेस किया जाना चाहिए मेरून को फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पे यहाँ पे इन्होंने पूछा कि ये पॉलिसी बनाती है, मेरून की फॉर्म पॉलिसी बनाती है EQC रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो क्या स्टेप्स या कंटेंट उस पॉलिसी पे होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया इस पे। चलिए अब चलते हैं, इसकी केस स्टडी पढ़ लेते फटाफट से। केस स्टडी पे इन्होंने बोला बीएसपी एंड चार्टर्ड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट आर फॉर्म द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप ये समझो कि ये आपकी फॉर्म है बीएसपी एंड द कंपनी, एंड इसकी ऑफिसेज जो है साउथ इंडिया में है। इन ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं जीएसटी पे, इनकम टैक्स पे, कॉर्पोरेट लॉ पे, हमें पता है ऑडिट फर्म्स क्या क्या प्रोवाइड करती है, ये आप लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, इनकी जो मेजर क्लाइंट है, मतलब आपकी जो मेजर क्लाइंट है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज द मेजर क्लाइंट, जिसकी डायनेमिक जिसके पास में ऑलरेडी फाइनेंस टीम है, टैन एंड द टैन उसका फाइनेंस टीम है,
ओके, टैन एंड द कैन आर द पार्टनर्स ऑफ द बीएसपी एंड द कंपनी। तो टैन आपके रोल टैन एंड द कैन हैं। तो हैड रेगुलर मीटिंग्स विद जय। जय कौन है? जय इज द डायरेक्टर। तो एबीसी फाइनेंस लिमिटेड से हमारे पास में जय आ गया एंड हमारी जो फॉर्म है बीएसपी एंड द कंपनी, इस पे से टैन एंड द कैन इनके पास में आ गए बातें करने के लिए। ठीक है, इनकी हाँ मीटिंग्स होती रहती हैं जय के साथ। ये इन्होंने बोला एक मीटिंग्स पे इन्होंने क्या किया, जय सीम टू हैव क्वाइट सम पॉइंट्स फॉर डिस्कशंस विद टैन, हैविंग सीन न्यू मेंबर्स इन द ऑडिट टीम। जय गिव अ क्विक रिव्यू अबाउट कंपनी। सर आर्टिकल से भी याद आ गया। हर बार कंपनी क्या कहती थी, क्लाइंट क्या कहती थी कि भाई हर बार तुम नए नए मेंबर्स आ जाते हो, हमें हर बार ही डिस्क्राइब करना पड़ता है, अपने ओवरव्यू देना पड़ता है। तो यही यहाँ पे रखा कि आपने भी क्या किया, अपने सीए फॉर्म से आपने कुछ नए बंदे को ऑडिट के लिए भेज दिया एंड जय जो है क्विक ओवरव्यू ऑफ द कंपनी दे रहा है एंड उन्होंने ये बताया कि ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एंड अदर प्रोडक्ट्स। यू वेंच ऑन एक्सप्लेनिंग द फ्लोइंग पॉइंट्स। इन्होंने ये सारे पॉइंट्स भी एक्सप्लेन किए उन बंदों को। ठीक है, तो इन्हीं में से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। द कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस। कंपनी बिजनेस अपना एक्सपांड कर रही है, एक न्यू यूनिट को एस्टेब्लिश कर रही है जिसका एस्टिमेटेड बजट 250 लाख है। ब्रेकअप क्या है इसका? ब्रेकअप है कि सिविल कंस्ट्रक्शन पे इनको 120 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे एंड प्लांट एंड मशीनरी पे 130 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे एंड दीज आर द वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अब ये कह रहे हैं कि सिविल कंस्ट्रक्शन जो ये वैल्यू है इस पे ऑलरेडी हम इस वैल्यू पे जो है फाउंडेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का भी वैल्यू इंक्लूडेड है एंड उसकी कॉस्ट कितना 20 लाख है। इट मींस टू से 100 सिविल कंस्ट्रक्शंस एंड 20 लाख इज समवॉट रिलेटेड टू द फाउंडेशंस दैट इज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, एंड सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट हमें दे दिया गया। सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए 9% है एंड प्लांट एंड मशीनरी के लिए हाँ ओके नहीं दोनों ही के लिए इन्होंने बोला कि 18% का रेट है। सीजीएसटी एसजीएसटी 9% बोलते हैं। फिर इन्होंने कहा कि भाई कौन कौन से दिन में कौन कौन से ट्रांजेक्शन हमें हुए। एडवांस प्लांट एंड मशीनरी के लिए दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन को एडवांस दिया गया, वर्क कंस्ट्रक्शन शुरू हो गए। सिविल कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस यहाँ पे इतने लगे, फिर सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सपेंस कितने कितने थे, ये बातें यहाँ पे गिवन है। फाइनल पेमेंट किया गया 31 मार्च 2024। ठीक है, पॉइंट नंबर बी पे चलते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2023-24 इन वन ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स द मैनेजमेंट sought an approval from the board for investing in equity shares। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इक्विटी शेयर्स पे अदर कंपनीज का, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, बोर्ड से अप्रूवल ले लिया इन्होंने। बोर्ड से अप्रूवल लेने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। कितनी? 10,000 शेयर्स इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। किस कंपनी पे? मिलान लिमिटेड की कंपनी पे। कब? 1 जनवरी 2023 को। कितनी प्राइस पे? ₹20 पर शेयर। तो इट इज 22 लाख रुपीज इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इन द शेयर्स ऑफ मिलान लिमिटेड। कब? 1 जनवरी 2023 को। फिर क्या हुआ, मिलान लिमिटेड ने बोनस से रिसीव कर दिया। बोनस से रिसीव कर दिया 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स। तो 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स का मतलब इनको कितने शेयर्स मिल गए? 5-10 शेयर्स मिल गए बोनस के रूप में। ठीक है, 31 मार्च 2023 तो 1 जनवरी 2023 को इन्होंने खरीदा। फिर 31 मार्च 2023 को इनको जो है 5,000 बोनस शेयर हो गए। 5,000 बोनस शेयर मिले 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, द कंपनी सोल्ड 10,000 शेयर्स। अच्छा जो ओरिजिनल शेयर्स इनके पास में अवेलेबल है 10,000 शेयर्स, ये इन्होंने सेल कर दिया। सेल कर दिया, कब सेल किया? ऑन 1 जनवरी 2020। अच्छा इन्होंने सेल किया 31 अगस्त 2023 को। 31 अगस्त 2023 को सेल किया। तो कितने महीने होंगे? मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो आपके पास में होंगे 6 3 4 5 5 मंथ हो गए यहाँ पे। 5 मंथ के अंदर अंदर में इन्होंने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। क्या ये जानना जरूरत है कितने महीने के अंदर सेल किया? हाँ ये अभी जानने जरूरत है। अभी पीछे क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको समझेंगे। इन्होंने सेल कितनी रुपीज पे की? पेड रुपीज 15%। तो इन्होंने लॉस पे सेल किया। लॉस पे सेल किया, यहाँ पे 20 रुपीज पर शेयर खरीदा था इन्होंने, बट सेल कर दिया 15 रुपीज पर शेयर पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर सी, इन एडिशन टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एसीज द कंपनी ऑल्सो डज द इंस्टॉलेशन ऑफ। अच्छा एसी का मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करने के साथ साथ ये इंस्टॉलेशन भी करती है। इंस्टॉलेशन के लिए इसको 5 लाख रुपए एडवांस में मिले थे, 5 स्प्लिट एयर कंडीशनर का। ठीक है, ओके नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, फॉर द इंस्टॉलेशन फैक्ट्री हरियाणा पे 15 फरवरी 2024 को इनको 5 लाख रुपए एडवांस मिला था। तो कंपनी ने सप्लाई कर दिया एसी एंड इंस्टॉल कर दिया 28 फरवरी 2024 को एंड इश्यूड किया इनवॉइस ऑन द सेम डेट दैट इज 20 फरवरी 2024। The supply was chargeable at the rate of 18% but reduced to 12% on 25 फरवरी 2024। देखो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि आपके पास में इनको एडवांस कब मिला? 15 फेब को एडवांस मिला। इन्होंने सप्लाई कब खत्म किया? 28 को सप्लाई खत्म किया। इन बिटवीन 25 को रेट गॉट चेंज। रेट जो चेंज हो गया। रेट पहले हुआ करता था 18%, नाउ इट हैपेंस टू बी 12%। तो कौन सी रेट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू पे हमने जो पढ़ा था वो, उसके लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल है, ये पैराग्राफ एप्लीकेबल है। विल बी कमिंग बैक। एक बार कोई एमसीक्यू केस स्टडी पढ़ के खत्म करते हैं।
द कंपनी हैड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ हम लोग एंटरप्राइजेस। हम लोग एंटरप्राइज का भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, उसी के लिए क्वेश्चन है। अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न नॉट रजिस्टर्ड में जीएसटी। तो हम लोग एंटरप्राइज जो है जीएसटी पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। For providing transport services by road for carriers air conditioners to various parts of the country। सर हमें याद आ गया, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जीटीए से रिलेटेड है, क्योंकि पहली बात वो अनरजिस्टर्ड है एंड जीटीए का कंटेंट है, जीटीए से ही कहीं ना कहीं मतलब प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो जीटीए से रिलेटेड है। द सेट कंसर्न एंड फ्लीट ऑफ 50 व्हीकल। सर ये तो जीटीए से रिलेटेड एकदम हमको अच्छे से याद आ गया। एंड ड्यूरिंग ईयर 2020-24 द कंपनी हैज मेड पेमेंट ऑफ अराउंड 50 lakhs टू हम लोग एंटरप्राइज अकाउंट। तो इसकी हमें ट्रीटमेंट देखनी है, इनकम टैक्स पे क्या ट्रीटमेंट होगी एंड जीएसटी पे क्या ट्रीटमेंट होगी, पता है मुझे, आपको सब पता है ये, फिर भी थोड़ा होल्ड करते हैं इसको, चलते हैं बाकी के स्टडीज भी पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात हम आएंगे इस पे आंसर सॉल्व करने के लिए। They was happy to inform that company's operations were going on smoothly and they were on growth trajectory during the financial year 2022-23. At a turnover of 100 crore and loan outstanding from bank of rupees 75 crore and deposit of rupees 30 crore। बताओ ये कहाँ पे यूज होगा? अब तो केस स्टडी हमने पढ़ रखा है। ये केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यूज होगा एमसीक्यू, जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए बातें किए गए थे। तो सेक्शन नंबर 38 के लिए पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता। सॉरी, ओके हाँ, इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट की जहाँ पे बात किया गया था उसके लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर, हमें पता है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर एफ पे क्या बोला इन्होंने? आफ्टर द ऑडिट एंड डिस्कशंस वे होगा, ऑडिट डिस्कशंस हो गया। इसके पास में जे एंड द कैन पार्टनर्स एंड द डायरेक्टर्स जो है जनरल डिस्कशंस कर रहे हैं। कन्वर्सेशंस में इन्होंने कहा कि साही है एक शेयर होल्डर उनका, वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है एंड उसने वो प्रेजेंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट पे पॉलिटिकल पोजीशन की बन रही है। His son Avir, he is studying abroad in US. As the present term of the parliament is coming to an end, next year his term will come to an end. Sai will be willing to contest next elections as an independent candidate. He has many friends and relatives in US, and he asked his son to contact them to collect funds for his election. They also told Ranga that Sai's friend, who is a contractor working in the Ministry of Transport, Shipping and National Highways, also accompanied Sai on US trip as a government delegation. देखो हुआ हो क्या रहा है यहाँ पे, वो ये रहा है कि शाही इज न्यू कैरेक्टर। यहाँ पे शाही जो क्या है, एक न्यू कैरेक्टर है जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इन द कंपनी, उस कंपनी पे विश प्राइवेट लिमिटेड पे, एंड इनका पॉलिटिकल एक्सपोजर्स है पार्लियामेंट पे, ऑलरेडी इलेक्शंस पे एक टर्म इनका भी कंप्लीट होने वाली है, नेक्स्ट टर्म के लिए ये जो है अप्लाई करने वाले हैं इलेक्शंस के लिए। तो उस इलेक्शंस के लिए जो फंड चाहिए, ये फंड चाह रहे हैं ये कि यूएस से, यूएस जहाँ पे इसका बेटा पढ़ रहा है वहां से ये लेके आए ये फंड। तो इसी पे रिगार्डिंग हमें एक क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू पे, वो एमसीक्यू पे हम आएंगे वापस। ठीक है, चलिए जी नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। जे आस्क्ड टेन एंड कैन इफ दे कुड हेल्प हिज फ्रेंड मेरून partner Mahim and the company chartered accountants and Manu were close friends and they often used to have professional and academic discussions. Stan and Ken fully agreed to provide clarifications to Mehun if they had technical query। चलिए आपके पास में मेरून आया, आपके पास में जो है आपका जो फॉर्म है बीएसपी एंड द कंपनी, उस पे मेरून आया, मेरून आके पूछता है कि यदि आप उसको जो है हेल्प कर सकते हो रिव्यू के लिए। तो यहाँ पे इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का जो क्वेश्चन था ये इस पैराग्राफ से रिलेटेड है। चलिए ड्यूरिंग द कॉल इन्होंने जूम कॉल रखा, जूम कॉल पे इन्होंने बोला कि मेरून वो शेयर ही वुड बी मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इफ सम ऑफ द कंटेंट रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इज साइनिंग फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, मेरून चाह रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोई और बंदा भी इसका ऑडिट रिपोर्ट जो इन्होंने साइन किया उसको एक बार रिव्यू करे। चलिए जी, ये तो हो गई केस स्टडी, आप एक बार पढ़ लो इसको अच्छे से, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको, इस केस स्टडी को। होप आपने पढ़ लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। देखो ये सेक्शन 138 के लिए, सेक्शन 138 यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, अब ज़्यादा तो पढ़ने की इस पे जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं सेक्शन 138 क्या कहता है। सेक्शन 138 से कि आपके पास में प्रत्येक कंपनीज को, एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव द इंटरनल ऑडिटर। एवरी लिस्टेड कंपनी को तो मैंडेटरी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो इनके लिए बोला गया, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए बोला गया पेड अप से कैपिटल 50 करोड़ की होनी चाहिए। प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 200 करोड़ की होनी चाहिए। इन द 200 करोड़ मोर आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सीडिंग 100 करोड़ or more at any point in time during the preceding year, and outstanding deposits of 25 crore or more at any time point during the preceding previous year। हमारा केस में क्या, हमारा केस है पे प्राइवेट कंपनी, क्योंकि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज द सिनेरियो, तो हमारा है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए इन्होंने क्या कंडीशंस ले किया है कि टर्नओवर जो है 200 करोड़ और मोर होना चाहिए, बट हमारे पास टर्नओवर कितना है, टर्नओवर हमारे पास में 100 करोड़ है। एंड आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बट हमारे पास कितना है 75 करोड़ ही है, ये भी एक्सीड नहीं कर रहा, तो ये कंडीशंस भी फुलफिल नहीं हो रहा। देखना यहाँ पे आपने और बोला गया ये, एंड ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रहा है। एंड इस पे जो है
चलिए मैं ये चेक करा देता हूँ आपको। 100 करोड़ एंड 75 करोड़ कहाँ पे लिखा हुआ है? ये है यहाँ पे लिखा हुआ कि टर्नओवर इनके पास में 100 करोड़ है एंड आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम द बैंक 75 करोड़ है। सर यहाँ पे तो डिपॉजिट भी दिया है, क्या डिपॉजिट को हम चेक करेंगे? देखो वापस आते हैं इस कंडीशंस पे। ये कंडीशन सिर्फ डिपॉजिट का कंडीशन जो है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ ये दो चीजें ही चेक करेंगे जिसपे फॉलो नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? आंसर ये हो जाएगा कि इसको जरूरत नहीं है फुलफिल करने के लिए इंटरनल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट करने के लिए। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। द कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स, ये ऑप्शन सही है। ये हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेंगे। इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज मैटर ऑफ बोर्ड डिसीजन, ये गलत है। कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट हिम बिकॉज़ द थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट हैव नॉट बीन मेट। तो बताइए दोनों आंसर यहाँ पे जो है सही लग रहा है। नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी एंड नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर बिकॉज़ थ्रेशोल्ड्स प्रिस्क्राइब्ड। देखो यहाँ पे मस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें देना होता है। बी एंड डी दोनों ही आंसर आपके पास में सही है, तो आप आंसर कौन सा दोगे? देखो आंसर आप कौन सा दोगे? बी एंड डी दोनों ही अप्रोप्रिएट आंसर है, बट द मस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो एक ही होगा। तो यहाँ पे आंसर बी एंड डी दोनों सही है, बट द मस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी। ये क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि प्राइवेट कंपनी को इस आंसर से, इस पॉइंट से, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर बी से ये बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी होने की वजह से इसको अपॉइंट ही नहीं करना है इंटरनल ऑडिटर। ऐसा नहीं है, इन प्राइवेट कंपनी को भी अपॉइंट करना पड़ता है इनकेस उनके थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाते हैं। सो मस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी। ठीक है सर। कंपनी विल ट्रीट लॉस ऑफ द लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स एज, चलो यहाँ पे इसके लिए हमें जो है पढ़ना पड़ेगा ये जो हमने पैरा यहाँ पे बनाया था दिस, इसको हमें समझना पड़ेगा अच्छे से। ये कंटेंट है आपके पास बोनस स्ट्रिपिंग का, सेक्शन नंबर 94 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पे बोनस स्ट्रिपिंग का कंटेंट कंसेप्ट बताया गया। उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चंस आपके पास में है। इनकेस इनकेस कोई भी बंदा सपोज मिस्टर ए बाई कर लेता है शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड 3 महीने पहले फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट किस चीज की? बोनस इश्यू की रिकॉर्ड डेट के लिए। डिविडेंड के लिए भी सिमिलर कंसेप्ट ही है। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि यदि उन्होंने बाय किया शेयर्स 100 शेयर्स, उस पे बोनस उनको मिल गया 3 महीने के अंदर अंदर में 1:1, तो यहाँ पे 100 शेयर्स की बोनस उनको अवेलेबल हो गए। एंड देन व्हाट इट डज इज ही सेल द शेयर्स विथ इन 9 मंथ। तो इट मीन्स टू से हमने रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले यदि परचेज किए हैं कोई भी शेयर्स एंड जिसपे क्या है बोनस शेयर हमें मिलने वाली, रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास में, बोनस शेयर हमें मिल गया एंड हमने क्या किया, जो ओरिजिनल से हमने खरीदा था उसको 9 महीने के अंदर अंदर में फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्ड डेट हमने क्या किया, सेल कर दिया। तो इन दैट सिनेरियो जो भी लॉस यदि सेल पे हो रहे हैं दैट लॉस वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर दी, आपको अवेलेबल नहीं होगा क्लेम करने के लिए, आप क्लेम नहीं कर पाओगे उस लॉस को। एंड जो है आप जो बोनस शेयर कंटिन्यू टू होल्ड कर रहे हो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी द लॉस ऑन द सेल ऑफ शेयर। तो इस सिनारियो पे क्या था, यहाँ पे क्या था, 1 जनवरी 2023 पे उसने 10,000 शेयर्स खरीदे थे 20 रुपीज पे। मिलान लिमिटेड का शेयर्स उसने खरीदा था, ठीक है। अब जो है आपके पास में वो कितने 3 महीने पहले था, 31 मार्च 2023 वॉज द रिकॉर्ड डेट, जहाँ पे 1:2 बोनस इश्यू बोल दिया, दो बोनस इश्यू 5,000 शेयर्स बन रहे थे। एंड उन्होंने 5 महीने के अंदर अंदर में 31 अगस्त 2023 को सेल कर दिया सारा का सारा 10,000 शेयर 15 रुपीज पे। तो 50,000 का यहाँ पे इनको लॉस हो गया। तो दिस लॉस विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर बोनस शेयर एंड दिस लॉस वोंट बी अलाउड टू बी क्लेम्ड और सेट ऑफ। ठीक है, ये प्रोविजन है क्वेश्चन नंबर आपके पास में 2 के लिए, 2 MCQ के लिए यही प्रोविजन है। चलिए आंसर क्या होगा, फिर आंसर पढ़ लेते हैं। लॉस ऑफ रुपीज 50,000 ऑन सेल ऑफ 10 थे जो विल बी क्लेम्ड एज लॉस, नहीं अलाउ नहीं होगा। ड्यू टू द गेन तो है ही नहीं यहाँ पे। द कंपनी कैन नॉट क्लेम द लॉस ऑफ दिस, ठीक है, हाउएवर दिस लॉस विल बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रिमेनिंग 5,000 सी रिसीव्ड शेयर्स बोनस, ठीक है। लॉस ऑफ द 50,000 कैन नॉट बी क्लेम्ड एज लॉस एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस, ये गलत है। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आईटीसी का क्वेश्चन पूछा गया। आईटीसी पे बोला ये गया कि आपके पास में बैकग्राउंड ऑफ द फैक्ट गिवन अमाउंट विच द प्रीवियसली प्राइवेट लिमिटेड इज दैट टू टेक क्रेडिट। तो कितनी अमाउंट की क्रेडिट उसको मिलने वाली है ये इन्होंने पूछा है। देखो 17.5 पे, सेक्शन नंबर 17.5 पे इन्होंने बोला है। चलिए ठीक है, एक बार क्वेश्चन से देख लेते अच्छे से, ये किस कहाँ पे पूछा गया है, किस चीज से रिलेटेड है। देखो पॉइंट नंबर ए था हमारे पास में, जहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक्सपांडिंग ऑफ द बिजनेस कर रहे थे, जहाँ पे इन्होंने बोला कि सिविल कंस्ट्रक्शन हम कुछ करेंगे। तो सिविल कंस्ट्रक्शन जो है क्लोज सेक्शन नंबर 17 का 5 पे 17.5 जो ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन है अंडर जीएसटी एक्ट, वहाँ पे ये बोला गया कि सिविल कंस्ट्रक्शन पे देयर विल बी नो जीएसटी। आपको जो है ब्लॉक क्रेडिट ब्लॉक है इस पे,
17 सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 पे क्रेडिट आपका ब्लॉक्ड है रिस्पेक्ट टू दिस। चलिए क्या कहता है सेक्शन 7 का, एक और पढ़ लेते हैं। Works contract services when supplied for construction of an immovable property other than the plant and machinery, it is an input service for the further supply of works contract service। देखो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड तो इसको अपने यूज के लिए ही खरीद रही है, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी सारा का सारा हट गया, बट ऑफ देन प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्शंस पे डाला हुआ। इट मींस टू से प्लांट एंड मशीनरी पे आपको जो है आईटीसी मिल जाएगा। तो 17.5 पे क्योंकि ब्लॉक्ड है तो सिविल कंस्ट्रक्शंस में तो आईटीसी नहीं मिलना, बट इस पे प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने बोला था 20 लाख का प्लांट एंड मशीनरी के लिए इन्होंने खर्च किया हुआ। तो 130 लाख पे तो मिल ही जाएगा, अपन 20 लाख पे भी मिल जाएगा। तो 130 प्लस 20 150 लाख पे आपके पास मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 18%। दिस मच विल बी द अमाउंट दैट यू विल गेट एज यू क्रेडिट, जो कि 27 लाख के आसपास आएंगे। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 27 लाख। पॉइंट नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर वुड बी बी, दैट इज 27 लाख। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन भी हमने निपटा लिया ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप चेक कर लो, दैट इज ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने से पहले एक बार समझ लेते हैं चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स पे क्या सिनेरियो बनते हैं। देखो ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, इन सिनेरियो पे, इस सिनेरियो पे हमारे पास में जो है 15 फेब 2024 को इन्होंने एडवांस रिसिप्ट किया 5 लाख रुपीज का। ठीक है, 15 फेब 2024 को इन्होंने एडवांस रिसिप्ट किया 5 लाख रुपीज का, एंड 28 फेब को इन्होंने इंस्टॉलेशन एज वेल एज इनवॉइसिंग कंप्लीट कर दिया। चेक कर ले एक बार, चेक कर लेते हैं। 15 फेब को, या दिस इज द सिनेरियो। 15 फेब को इन्होंने क्या किया था, 15 फेब को इनको एडवांस मिल गया था, एंड 20 फेब को इन्होंने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया। 20 फेब को इन्होंने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया, इनवॉइस भी इशू कर दिया। 15 फेब को इनको पैसे मिल गए थे, एंड 25 फेब को हमारे पास रेट वाज चेंज्ड। रेट वाज चेंज्ड फ्रॉम 18% टू 12%। ठीक है, तो इन द सिनेरियो क्या होगा, हमारे पास देखो टाइम सप्लाई क्या होंगे। सो सप्लाई हैज बीन डाउन ओवर हियर, सप्लाई आपके पास में यहाँ पे, इनवॉइस भी यहीं पे है, एंड पेमेंट आपके पास में जो है किया गया है बिफोर द चेंज इन द रेट। तो एज पर सेक्शन नंबर 14, जो सेक्शन नंबर 14 है उसके हिसाब से इस सिनारियो पे जहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है आफ्टर द रेट ऑफ चेंज इन टैक्स, आफ्टर द चेंज ऑफ रेट इन टैक्स, चेंज ऑफ रेट जो है उसकी चेंज के बाद यदि आपके पास में सप्लाई किया जा रहा है, तो इन दैट सिनारियो the invoice date or the payment date whichever is later would be the date on which the time supply will be considered। तो time supply क्या होगा आपके पास में, this date will be the considered as time of supply, 20th Feb को ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। चलिए आगे देख लेते, सपोज करते कोई और सिनेरियो यदि होता कि आपके पास में इनवॉइस जो है पहले इश्यू कर दिया गया होता एंड पेमेंट बाद में किया गया होता आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, आपके पास में पेमेंट, क्योंकि पेमेंट बाद में किया गया है, एंड सप्लाई सप्लाई जो है आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, तो इस वजह से क्या होगा आपके पास में यहाँ पे इनवॉइस और पेमेंट विच इज लेटर। तो लेटर कौन सा है यहाँ पे, टाइम सप्लाई, सॉरी पेमेंट इज लेटर, तो पेमेंट डेट को ही हम टाइम सप्लाई मानेंगे। सपोज करते हैं और कि इन केस इनवॉइस सप्लाई किया गया बाद में, बट आपके पास में इनवॉइस और पेमेंट जो है चेंज इन रेट ऑफ डेट, इस डेट को जब चेंज हुआ था इससे पहले ही हमारे पास इनवॉइस भी मिल गई, इनवॉइस भी इशू कर दिया था हमने, पेमेंट भी आ गया था। तो इस सिनारियो पे जो है यहाँ पे बोला जाता है इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज ऑर्डर वुड बी द केस एंड टाइम ऑफ सप्लाई हमारे पास, इस वजह से क्या होगा, इनवॉइस डेट वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट सिनारियो पे देख लेते हैं कि इन केस सप्लाई क्या होता है, सप्लाई जो है हमें जिस दिन रेट चेंज हो गया उससे पहले ही सप्लाई हो जाता है। हम तो अभी सिनेरियो देख रहे थे जो हमारे लिए एप्लीकेबल भी है, वो है कि यदि रेट ऑफ चेंज जिस दिन चेंज हुआ रेट उससे बाद में यदि सप्लाई किया जाता है तो उसके लिए है ये सिनेरियो एप्लीकेबल। बट इन केस रेट चेंज होने से पहले ही सप्लाई कर दिया जाता है, तो इस सिनेरियो पे हम क्या देखते हैं, इनवॉइस और पेमेंट विच इज ऑर्डर। पहले हम देखा करते थे इनवॉइस और पेमेंट विच इज लेटर, एंड इनकेस इनवॉइस पेमेंट दोनों ही रेट ऑफ जिस दिन चेंज हुआ उससे पहले है तो विच इज अर्लियर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, इनकेस सप्लाई पहले हुआ था तो इन दैट हम क्या करेंगे, इनवॉइस और पेमेंट विच इज अर्लियर देखेंगे। अर्लियर हमारे पास इनवॉइस है, एंड इन केस इनवॉइस और रिसिप्ट दोनों ही साथ में है तो इस सिनेरियो में भी इनवॉइस और रिसिप्ट विच इज अर्लियर देखेंगे। तो हमें ये समझना है कि इनकेस सप्लाई इज बीइंग डन बिफोर द चेंज इन रेट of tax, then in that scenario we have to take invoice receipt whichever is earlier। but in case supply is done after the change in rate of tax, तो हम वहां पे ये देखेंगे कि यदि invoice payment दोनों ही पहले थे तो इनवॉइस पेमेंट विच इज अर्लियर, इन बाकी केसेस में इनवॉइस पेमेंट विच इज लेटर।
तो यहाँ पे टाइम सप्लाई क्या बन रहा है, पेमेंट डेट इनवॉइस की डेट दैट इज 20th फेब वुड बी टाइम सप्लाई, क्योंकि टाइम सप्लाई 20th फेब है तो जो रेट एप्लीकेबल है 20th फेब के आसपास दैट इज 12% दैट विल बी एप्लीकेबल ओवर हियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, since payment was received prior to change in the rate of tax, old rate will be applicable. नहीं निकलते हैं टाइम सप्लाई हमारे पास इनवॉइस डेट है, बात की डेट है। Since provision of the supply and issue of invoice after the change in rate and only payment has been received before change, the new rate will be applicable. ये आंसर सही है, देख लेते हैं बाकी भी। Since the time supply shall be earlier of the date of receipt of the payment and the date of issue of invoice, old rate will be applicable करते हैं। Since provision of services after the change in rate of tax, new rates shall be applicable. Date of invoice is not relevant. देखो ये भी गलत है क्योंकि डेट वैसे आंसर तो सही है कि न्यू डेट एप्लीकेबल होगा, बट डेट ऑफ इनवॉइस इज नॉट रिलेवेंट बोला जाए, ये गलत है। डेट ऑफ इनवॉइस हमारे लिए रिलेवेंट है, हम उसके हिसाब से डिटरमिन करते हैं कि कौन सी रेट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर वुड बी बी, दैट इज दिस वन, ये हमारे पास न्यू रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है सर, मजा आ गया इस पे। तो चलिए टाइम सप्लाई प्रोविजंस पे हमने देख लिया कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे था ईक्यूसी रिव्यूअर का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो बंदा क्या पार्टनर किसी और फॉर्म पे पार्टनर है तो, या किसी और फॉर्म पे एम्प्लॉय है, या फिर किसी और फॉर्म पे किसी भी और पोजीशंस पे काम कर रहा है, तो क्या वो बंदा ईक्यूसी बनने के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसके लिए एसक्यूसी 1 का मैंने एक एक्सट्रैक्ट रखा है यहाँ पे देखो। इन अकॉर्डेंस विद एसक्यूसी 1 एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इज अ पार्टनर, वो पार्टनर बन सकता है। पार्टनर अदर पर्संस इन द फॉर्म, इसी फॉर्म पे कोई और पर्संस भी हो सकते हैं, या फिर suitably qualified external persons or a team made up of such individuals with sufficient and appropriate experience and authority to objectively evaluate before the report is issued the significant judgment the engagement team made and the conclusion the reached। तो यहाँ पे हमें जो समझना है, देखो ये बंदा बन सकता है एक पार्टनर उसी फॉर्म का, मिस्टर ए, सपोज एबीसी फॉर्म है, एबीसी एंड द कंपनी है, तो इसी फॉर्म का एक पार्टनर या फिर कोई और पर्सन इन दिस फॉर्म, ठीक है। या फिर उन्होंने बोला अदर सुइटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन, तो सपोज बी सी डी एंड कंपनी दूसरी कंपनी है, दूसरी फॉर्म में इस कंपनी का पार्टनर या फिर इस कंपनी का क्वालिफाइड सीए, या फिर आपके पास में अदर टीम जो कि इंडिविजुअल से मेडअप है, तो ये बंदा जो है बन सकता है। तो इट मीन्स हमारे पास में जो ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद और क्लैरिटी आ जाएगी इस पे। He can be a partner of the persons in the firm, ठीक लग रहा है ये, और a partner employee of another firm, ये भी ठीक है, with appropriate experience। चलिए ये आंसर सही लग रहा है इस पे, आगे बढ़ते हैं फिर भी। He can be a partner of the firm, partner of another firm with appropriate experience, नहीं ये पार्टनर के साथ साथ मे बी अदर बंदा भी हो सकते हैं, वैसे ये भी आंसर अप्रोप्रिएट है, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर इससे ए है। He can be the partner or employee of another firm with appropriate experience, he can partner of चलो ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ए है, क्योंकि ए सब कुछ को यहाँ पे कवर कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है आपके पास में ए है, सो दैट्स इट। चलिए ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे इन्होंने बोला था हम लोग इंटरप्राइजेस से इनका एक ट्रांजेक्शन हुआ था, ये पैरा यहाँ पे आप देखो। कंपनी हैड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद हम लोग इंटरप्राइज, और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी पे। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करा बाय रोड फॉर द कैरियर्स पे कंडीशंस टू वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। इस बस में 50 व्हीकल्स है, मीटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स कस्टमर, एंड ईयर 2020 से 24 पे उन्होंने क्या किया, 50 लाख रुपए हम लोग इंटरप्राइजेस को पेमेंट कर दिया था। तो अब हमें समझना है कि इनकम टैक्स पे इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या बनेगी, एंड क्या टैक्सेबिलिटी बनेगी, एंड क्या करना है इनकम टैक्स एंड जीएसटी। इनकम टैक्स पे देखो 194 सी की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे बन जाएगी। तो इन दैट सिनारियो, क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, 1% के रेट पे टीडीएस कटेगा इस पे, एंड यहाँ पे ग्रेटर देन 10 व्हीकल्स, इस वजह से देखो इनकेस लेस देन 10 व्हीकल्स होते तो वहाँ पे टीडीएस रिजर्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इस पे, बट लेस ग्रेटर देन 10 व्हीकल्स हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पे एग्जेम्पशन इन पे अप्लाई नहीं होगा, एंड कंपनी को टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% रिजेक्ट करना होगा ऑफ 50 लाख रुपीज। जीएसटी लॉ पे क्या होगा, जीएसटी लॉ पे जीटीए है, ये जीटीए है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, बट अनरजिस्टर्ड है, तो इसके पास तो ऑप्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है 5% का रेट। तो सिंपल सा बात है कि ये जो है 5% का रेट ऑप्ट नहीं कर पाएगा, तो आरसीएम पे एप्लीकेबल होगा। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को जो है अब इस पे आरसीएम पे लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी एट द रेट ऑफ 5%, दैट विल बी 2.5 लाख रुपीज अंडर आरसीएम। ठीक है, तो ये प्रोविजन से यही आंसर हमें लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे, आपके पास में यही आंसर लिखना है। एक बार आंसर हम इस पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला 194 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके पास में 50 व्हीकल है, एंड इस वजह से 194 सी पे इनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1% फॉर द इनकम टैक्स केसेस, एंड फॉर द जीएसटी केसेस इस पे जो 5% के रेट पे मिल जाएगा 50 लाख रुपीज पे। हाँ जो है इनको काटना आरसीएम पे करना पड़ेगा जैसे प्राइवेट लिमिटेड को, एंड आईटीसी तो मिल ही जाता है आरसीएम का। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपके पास में यहाँ पे गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 पे इन्होंने बोला कि जे feels it is not appropriate for SAI to seek funds for the election in such a manner with reference to FCR. देखो FCR पे क्या प्रोविजंस है, FCR पे प्रोविजंस आपके पास में गिवन है, FCR के प्रोविजंस यहीं से देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 3 ऑफ FCR क्या कहता है, सेक्शन नंबर 3 ऑफ FCR आपके पास में कहता है कि ओके या सेक्शन नंबर 3 ऑफ एफसीआर में कहता है कि सर्टेन प्रोहिबिशंस इन्होंने दिया हुआ है कि भाई इन काम तो आपको करना ही नहीं है। कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनके साथ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन हो, कॉरेस्पोंडेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट हो, पब्लिक सर्वेंट, जज हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेयरर देयर हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर हो, या फिर एसोसिएशन पर्सन्स एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज एंड कॉरेस्पोंडेंट कॉलमनिस्ट। ठीक है, क्या सर हमें ये याद करने की जरूरत है? नहीं, ओपन बुक एग्जामिनेशन से आपके पास में बुक अवेलेबल होगा, आप सीधे इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, वहाँ पे डायरेक्टली लिख लेना। हमें समझने की बात ये है कि शाही जो है कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन से या फिर ऑलरेडी वो पॉलिटिकल पार्टी है, तो इस वजह से उसको वो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस लेके आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी और भी कुछ यहाँ पे लिखने के लिए इन्होंने बोला है कि इन केस आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो है आप पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे कोई भी पैसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर आप जो है किसी और पर्सन के बिहाफ पे नहीं लोगे जो लाइकली टू डिलीवर दिस अमाउंट टू द पॉलिटिकल पार्टी, या फिर रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए भी सेम चीजें कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को देने के लिए आप नहीं लोगे, या फिर किसी और पर्सन के बिहाफ पे नहीं लोगे जो कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देंगे। ये क्या बोला गया कि ए इज द पॉलिटिकल पार्टी, तो ए पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे आप पैसे नहीं लोगे डायरेक्टली। ठीक है, एंड इवन समवन है बी जो कि ए को पैसे देने वाले हैं, आप इस पर्सन के बिहाफ पे भी पैसे नहीं लेने वाले हो। ये इन्होंने बोला है, नॉट इट इज नॉट एक्सेप्ट, प्रोहिबिटेड है, बेसिकली इट इज प्रोहिबिटेड। तो इस केस में क्या है, शाही इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ इलेक्शन, तो जे की प्रोपोगंडा वाज करेक्ट दैट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर शाही टू सीक फंड फॉर इलेक्शंस इन सच स्टेटेड मैनर। ठीक है, ये प्रोविजन था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपके पास में बोला गया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेरोन ने बनाया है, जो नेक्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म थी हमारे पास में मेरोन एंड कंपनी, उसने हमारा जो फॉर्म है बीएसपी एंड कंपनी, इसको उन्होंने रीच आउट किया था कि भैया आप जो है क्या कर दो, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिव्यू कर दो। तो इन्होंने पूछा कि क्या ऐसे, क्या ये अलाउड है? हाँ अलाउड तो है। क्या इश्यू मेरोन को देखना पड़ेगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सच पर्सन? तो इस पे जो है फॉर्म्स ये अलाउड है हमारे पास में। ठीक है, फॉर्म्स पोजीशन द प्रोसीजर पे ये टेक्निकल क्वालिफिकेशंस देखना पड़ेगा एंड एक्सटेंट ऑफ द कंसल्टेशंस जो कि मेरोन लेने वाली है फ्रॉम दी बीएसपी एंड द कंपनी, वो इनको देखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसपे इन्होंने बोला कि क्या क्या पॉलिसीज एंड प्लान्स इन द पॉलिसीज पे, मेरोन का पॉलिसीज पे क्या क्या चीजें लिखे जानी चाहिए। तो पॉलिसीज पे उनकी होनी चाहिए कि इक्यूसी फॉर ऑल द ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज हम लेंगे ही लेंगे, एंड क्राइटेरिया फॉर द इवैल्यूएशन फॉर डिसाइडिंग इक्यूसी एंगेजमेंट वो उनको वहां पे लिखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मोर थियोरेटिकल है। यहाँ पे ये समझना है कि हमें इनकी पॉलिसीज बनती है मेरोन एंड द कंपनी पे, तो उस पॉलिसीज पे क्या क्या चीजें लिखी जानी चाहिए, तो वहां पे बस यही चीजें लिखी जानी चाहिए कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ इक्यूसी क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू द इक्यूसी क्या होगा, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द इक्यूसी रिव्यू। तो यही बातें आपके पास आपको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 8 का 1 पे आपको लिखना है कि द फॉर्म्स एंड पॉलिसीज, फॉर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर को क्या क्या लिखना पड़ेगा उनकी पॉलिसी प्रोसीजर पे, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस क्या है, डिग्री टू विच एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कैन बी कंसल्टेड, एक्सटेंट ऑफ इवैल्यूएशंस क्या होंगी वो इनको लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला था कि इनको पॉलिसी बाकी और पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो ये बनाएंगे उस पे क्या क्या चीजें लिखना पड़ेगा। इन्होंने लिखना ये कि भाई हमें जो है एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर चाहिए ही चाहिए, और प्रत्येक लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट की क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यू करने के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्राइटेरिया अगेंस्ट विच all the other audits and the historical financial information, other assurance and the related engagement should be evaluated to determine whether an engagement quality control review should be performed or not, and requirement of engagement quality control review for all the engagement meeting criteria established in the comprehensive subparagraph। ठीक है, अब इन्होंने वही बोला कि भाई एनटी हम लिखेंगे अपनी पॉलिसीज पे, एज वेल एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसका ये लिखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए, ये हम लिखेंगे। तो ये था आपका केस स्टडी नंबर 14, छोटा सा केस स्टडी था जिसपे हमें जो है जीएसटी में आईटीसी का कंसेप्ट आ गया, लॉ का कंसेप्ट आ गया, एज वेल एज हमारे पास में कुछ कंसेप्ट है इनकम टैक्स का भी यहाँ पे, तो एंड ऑडिट का भी कुछ कंसेप्ट हमारे पास अवेलेबल था। सो दिस वाज ऑल डन। ठीक है, ओके, आपने अब तक तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा इस चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो भी केस स्टडीज कंप्लीट कर पाए। 30 से 34 मिनट्स मैक्स टू मैक्स समझ आते हैं, 30-34 मिनट्स पे हम ये केस स्टडी ऑलमोस्ट ये कंप्लीट कर लेते हैं।
आपके पास में ये टेलीग्राम चैनल भी आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, ताकि ये आपको पास कंटेंट मिल जाए, आप जो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज केस स्टडी नंबर 1 से 13 ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये इसी यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उसको भी देख लेना। अब हमारे पास बचे हुए केस स्टडी नंबर 15 एंड कुछ 3 केस स्टडी है जो जर्नल से उठाए गए, तो उसको भी हम जल्द से जल्द ही इसी चैनल पे आपको अपलोड कर देंगे। आपको इसके अलावा आईबीएस पे क्या हेल्प चाहिए मेरे एंड से, वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर यू मे राइट इट डाउन, हम टेलीग्राम चैनल आई विल मोर हैप्पी टू रिजॉल्व देम आउट। उसको क्या-क्या वीडियो और लेके आनी चाहिए मुझे, वो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे उसको देखें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।